पर्टर्बेशन थ्योरी को आमतौर पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्टर्बेशन थ्योरी को हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लेते हैं। इसके अंदर एक जीरो वैल्यू लेते हैं, उसके बाद हायर स्टेट 1, उसके बाद हायर स्टेट 2 और अप टू सो ऑन। इसी तरह हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। इसमें जो जीरो वाली वैल्यू होती है हैमिल्टोनियन की, ये वो वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जिस पार्टिकल के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, उसे हम h0 से या h0 से शो करते हैं। इस तरह 1 2 3 1 से वो वाली वैल्यू स्टार्ट होती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ रही हो। अब इसके अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे फर्दर देखते हैं। So, perturbation theory is a mathematical method used to find approximate solutions to a problem that cannot be solved exactly. और इसे हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। दिस थ्योरी मोस्टली अप्लाइड इन क्वांटम मैकेनिक्स वेयर फाइंडिंग सॉल्यूशंस आर मच डिफिकल्ट। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो perturbation theory is mathematical method used to solve complex problem by breaking them down into simpler more manageable parts। अब perturbation वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो perturbation means disturbed। This means that when we have large number of particles and when we apply a force, they start moving and their energy will change, so they show disturbance। So perturbation means disturbed। और डिस्टर्बेंस के बाद जो उनकी वैल्यू होगी एनर्जी की, उसको हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी हम यूज करते हैं। उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, उनका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करने के लिए भी हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो अनपर्टर्ब्ड है, ये वाली जो टर्म यहाँ पर यहाँ भी यूज होगी, इसका मतलब ये होगा कि अनडिस्टर्ब, मतलब वो वैल्यू जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करने से पहले हैमिल्टोनियन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हैमिल्टोनियन क्या है। हैमिल्टोनियन एक एनर्जी ऑपरेटर है। सो इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन डिस्क्राइबिंग द टोटल एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम डिनोटेड बाय H। तो ये सिंबल H जहाँ भी यूज होगा वहाँ हम शो करेंगे ये टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स इसे दोनों के लिए यूज किया जाता है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज रिप्रेजेंट बाय ऑपरेटर डिनोट्स एज H। सो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे H से शो करते हैं और क्लासिकल में हम हैमिल्टोनियन को भी H से शो करते हैं और वहां पर ये फंक्शन होता है। सो हैमिल्टोनियन इज ए फंक्शन दैट कंबाइंस द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जब हम आगे पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें हेल्प आउट करेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने में। जब हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे तो वहां पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी यूज होगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज देगा। लेकिन अगर क्लासिकली देखा जाए तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में T और V काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। सो T रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड V रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। लेकिन जो T है ये सिर्फ मोशन को स्टडी करेगा और जो V है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ हम एक और सिंबल यूज करेंगे जो कि है साई। ये वेव फंक्शन है जो कि वेव की मोशन या किसी भी पार्टिकल जिसके साथ वेव एसोसिएटेड हो वहां पर हम इसे यूज करते हैं। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H gives H psi is equal to E psi। इसे एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं H को। साई इधर वेव फंक्शन है और E भी एनर्जी को शो कर रहा है। अगर फर्दर H को देखा जाए तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, E एनर्जी को शो करता है। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर डिफाइन किया जाए तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम डिफाइन करेंगे, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर relates the kinetic energy and potential energy of a particle in a quantum system। सो हैमिल्टोनियन जो H है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। जर्नल जो फॉर्म है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वो ये है। इसमें जो जीरो वाली वैल्यू है H0 या H0 है ये अनपर्टर्ब है, मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। जो पार्टिकल जिसकी एनर्जी हमने ली है, जिसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने लगाया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें वैल्यू जीरो है, कोई चेंज नहीं आया। जिनके अंदर चेंज आया है उसे 1 से स्टार्ट किया और ऑनवर्ड हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो दिस इक्वेशन सेज दैट द टोटल हैमिल्टोनियन of a system and each term represent a level of perturbation। H0 या H0 shows unperturbed, this means that undisturbed।
अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज भी लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन शो होगी। सो दिस टर्म रिप्रेजेंट द हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब सिस्टम। क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे हमने वैल्यू ली है ये है अनपर्टर्ब की, मींस कि नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो माइनस एच कट स्केयर है डिवाइडेड बाय 2m और डेल वन स्केयर, ये वाली वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पार्टिकल्स लिए हैं और इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 2e स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ओवर r1। तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह सेकंड पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये वाली थर्ड वाली वैल्यू होगी, माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डेल 2 स्केयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी सेकंड पार्टिकल की, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लास्ट वाली वैल्यू होगी। इस तरह हम इसमें कुछ ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे, डेल ऑपरेटर जो कि ग्रेडियंट को शो करते हैं। सिंबल्स हैं डेल 1 एंड डेल 2 जो कि रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेडियंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 and 2, and R1 and R2 represent the distance of particle 1 and 2. So क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पार्टिकल्स लिए हैं इसलिए दोनों का रेडियस भी लेंगे, डिस्टेंस भी लेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज भी लेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन वैल्यू लेना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। मतलब कि ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए और उसकी वैल्यू ये आएगी। सो दिस टर्म रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। It introduces correction to the Hamiltonian due to the interaction between particles at position 1 and 2. So this equation shows that this is first order perturbation. And further if we see, this means that the energy of the system changes a little bit, first order correction. So this is also known as first order correction because the particle at position R1 and R2 are interacting with each other. यहाँ तक थी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम परटर्बेशन थ्योरी को हीलियम एटम के लिए यूज करेंगे। सो इन परटर्बेशन थ्योरी फॉर हीलियम वी टेक अ वेव फंक्शन। सो दिस वैल्यू शोज दैट अनपर्टर्ब एंड psi 1 and psi 2 and up to so on shows perturb value. This means that disturbance is here, and at psi 0 this shows that disturbance is not occurred. So if we explain this in perturbation theory, the wave functions are built as sum of terms with the zero order term denoting the exact solution to the zero order Hamiltonian and the higher order term being the correction. So जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लेंगे और वेव फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे, हैमिल्टोनियन की वैल्यू भी लेंगे, क्योंकि ई साई इज इक्वल टू एच साई होता है। तो उसमें एक अनपर्टर्ब्ड वैल्यू लेंगे और बाकी सारी पर्टर्ब यानी कि डिस्टर्बेंस वाली वैल्यू। सो द एनर्जी इज रिटन एज अ सम ऑफ टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, जिसमें पहली वाली वैल्यू जो है अनपर्टर्ब और ये वाली पर्टर्ब और उसके बाद सेकंड, और इससे आगे अप टू सॉन हम एन नंबर ऑफ वैल्यूज लेंगे। सो जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन फॉर हीलियम एटम इज गिवन एज, सो ये जो वैल्यू दी हुई है जिसके ऊपर एच नॉट और साई नॉट या H0 साई 0 लिखा हुआ है, ये वाली बता रही है अनपर्टर्ब, मतलब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। यहाँ जो एनर्जी थी, एनर्जी का लेवल जो है वो सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसे कहा कि ये जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन है फॉर हीलियम एटम। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू लेनी है तो उसके लिए जो इक्वेशन होगी उसमें हम एक वैल्यू ऐड कर देंगे हैमिल्टोनियन, क्योंकि ई साई एच साई के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जीरो वाली वैल्यू है, उसमें एक 1 ऐड कर दी, ये वाली जीरो है अब 1 ऐड कर दी। इस तरह एनर्जी और वेव फंक्शन के अंदर भी हमने जीरो और 1 ऐड कर दी। जीरो वाली जितनी भी वैल्यूज हैं ये बता रही हैं अनपर्टर्ब, मतलब कि इनकी एनर्जी सेम है, और जो H1 है या psi 1 है E1 है ये शो कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है और ये पर्टर्ब है, मतलब इनकी वैल्यू अब सेम नहीं है, डिस्टर्बेंस इनके अंदर क्रिएट हुई है। तो इसे इस तरह से हम लिखेंगे। अब इन्हें प्रोडक्ट रूल के जरिए इन्हें प्रोडक्ट करेंगे। H0 जो है या H0 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर H1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह E0 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर E1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो ये वाली होगी। तो इस तरह सिंपली हमने प्रोडक्ट करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम नेक्स्ट देखते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी में। इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन है। टू फॉर्म द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन वी लीव द जीरो ऑर्डर
term because it cancel with other zero order equation। इसका मतलब ये है कि जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट साइड पे और जो राइट साइड पे हैं वो कैंसिल कर देंगी, क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरो ऑर्डर है उनकी एनर्जी सेम है, वैल्यू सेम है, तो दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू के साथ वो कट ऑफ हो जाएगी और हमारे पास जो ज़ीरो वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन ही रह जाएगा। सो वी कैन आल्सो रिमूव द टर्म एज साई1 एंड ई1 साई1 because they are second order correction formed by the product of two first order correction। So the first order perturbation equation is given as, so first order perturbation में हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज रह जाएंगी और बाकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। ज़ीरो वाली वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया और साथ में इसको भी निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन की फॉर्म में है हमारे पास। सो एक और हम टर्म लेंगे और उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साई नॉट साई स्टार ज़ीरो। इस वैल्यू को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इंटीग्रल भी लेंगे, जिसके बाद इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये इक्वेशन तो सेम टू सेम वैसे ही आ गई, इंटीग्रल भी दोनों के साथ साइन आ गया। इसके अलावा ये जो साई ज़ीरो और स्टार है ये भी मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। सो ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये शो करती है नॉर्मलाइजेशन को। सो वेव फंक्शन आर नॉर्मलाइज्ड। E1 वाली जो वैल्यू दी गई है ये नॉर्मलाइज फंक्शन को शो कर रहा है। सो हम इसे रिमूव कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फर्दर हम देखते हैं। उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी वो ये वाली होगी। अब इसके अंदर देखें तो E1 वाली वैल्यू हमने निगलेक्ट कर दी, ज़ीरो वाली रह गई है और H0 और साई ज़ीरो वाली वैल्यू रह गई है और स्टार साई स्टार तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये साई है और ये भी साई है, इसे फाई नहीं समझना, ये साई है। और फिर फर्दर अगर हम इसे देखें तो दिस इज सेम एज द इंटेग्रल ऑन द राइट हैंड साइड। सो एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इज गिवन एज। अब फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन होगी एनर्जी की उसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी फाइनल वो ये वाली होगी और ये शो कर रही है कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी which provides an improvement or correction to the zero order energy we already obtained। तो आज की इस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को भी आप शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें।